सर आज हमारी सेकंड क्लास है और हमने पिछली क्लास में कोर्स आउटलाइन डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने जो है वो बड़ी बेसिक बातें की थी इम्पेयरमेंट के ऊपर, जिसको अभी हम दोबारा दोहरा लेंगे। ठीक है जी, और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, आम तौर पे जो है वो जब ये क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं, ख़ास तौर पर इस दफ़ा रमज़ान है, तो टीचर सोचते हैं थोड़ा आराम से चलते हैं ताकि हम आराम से ईद क्रॉस कर लें और फिर जो है वो हम थोड़ा सा पेस पकड़ें। मैं चूँकि पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे ही उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। मैं ऐसे लेके चलूँगा जैसे तुम्हारे जो है वो एग्ज़ाम्स करीब हैं। मैं जो लेक्चर सोच कर आया हूँ ना वो पढ़ाऊँगा। मैं रमज़ान का ख्याल नहीं रखूँगा। मैं जो टाइमिंग है ना, सुबह 10 बजे 10:30 बजे क्लास है, मैं इसका भी ख्याल नहीं रखूँगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से इस मामले में ढीले हैं तो फिर मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि जो कोर्स है तुम्हारा, अगर उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ाया जाए, उसकी एक एक चीज़ आपको कवर कराई जाए, सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो पास पेपर में आई है, पूरा कोर्स आपको तरीके से कवर कराया जाए ऐसा जिससे आप पेपर में जाओ तो आपको ये सुकून हो कि यार सर ने कोई ऐसी चीज़, मतलब पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सर ने पढ़ाई ना हो, तो आपने यहाँ फिर थोड़ा सा मेरा जो है वो साथ देना है, ठीक है जी। बड़े आगे हम। अच्छा, मैंने आपको दिया था एक होमवर्क और उस होमवर्क को पूरी ईमानदारी से बताना। अच्छा, तुम्हारे सामने ना एक जज नहीं बैठा हुआ, एक पुलिस वाला नहीं बैठा हुआ, एक तुम्हारा उस्ताद बैठा है, तुम्हारा बड़ा भाई अब्बा की जगह एक इंसान बैठा हुआ है जो तुम्हें कोच कर रहा है, गाइड कर रहा है, दोस्त है तुम्हारा, ठीक है जी। ऐसे ले लो इसको। होमवर्क क्या नहीं किया? कितने लोगों ने नहीं? पूरी ईमानदारी से बताएंगे। एक दो और, वेरी गुड, कोई मसला नहीं बेटा। आज की क्लास के बाद कल वाला होमवर्क भी देख लेना और जो मैं आज दूंगा वो भी देख लेना, ठीक है। यार अभी थोड़े दिनों पहले, अच्छा तुम लोग के तो खैर एग्ज़ाम नहीं थे, नहीं तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होते हैं ना वो तो आखिर में सोच रहे होते हैं बस अगली दफ़ा तो इंशाल्लाह जैसी बैच शुरू होगा तो इंशाल्लाह पहले दिन से हम वो काम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। खैर सर, अल्लाह का नाम लेते हैं जनाब। हमने IAS 36 को शुरू किया था लास्ट क्लास में और मैंने आपको बताया था IAS 36 इज़ अबाउट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। अच्छा, आज फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन नहीं है, हम शुरू से लेके चल रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो पिछली क्लास में अगर कोई चीज़ हमने पढ़ी भी है ना वो आज दोबारा रिवाइज ही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अज्यूम करो सर मैंने एक मिसाल के तौर पर एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है जी। एक गाड़ी खरीदी है, मैंने ये एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास में दी थी और मैंने इस गाड़ी को मिसाल के तौर पर रेंट अ कार में लगा दिया, ठीक है जी। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी है मिसाल के तौर पे 500 रुपये में। कितने में? 500 रुपये, ठीक है। ये इस गाड़ी की क्या है जनाब? कॉस्ट है। अच्छा, इस गाड़ी की लाइफ मैं अज्यूम कर रहा हूँ जनाब 5 साल है। 5 साल बाद ये गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, इसकी 1 रुपया भी वैल्यू नहीं बचेगी, ठीक है जी। 5 साल चलेगी। सर ये गाड़ी जब मैंने ख़रीदी, मैंने अपने पास जर्नल एंट्री पास की। क्या जर्नल एंट्री पास की? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कार डेबिट कितने से? 500 रुपये से। और मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से? 500 रुपये से। आइंदा के बाद जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ ना ईयर ज़ीरो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है अभी, राइट नाउ, आज, यानी ईयर 1 का स्टार्ट, ठीक है जी। ईयर 0 का मतलब क्या होगा? हमेशा से आज, यानी ईयर 1 का स्टार्ट, बस अभी शुरू हो रहा है काम, ठीक है जी। तो हमने गाड़ी खरीद ली है, कितने की? 500 रुपये की। सर इसके बाद ये गाड़ी चली मेरे बच्चों और ये गाड़ी हुई डेप्रिशिएट। 5 साल की लाइफ है, 500 रुपये का एसेट है, तो मुझे बताओ कितने रुपए का डेप्रिसिएशन होगा? 100 रुपये का। अच्छा, मैंने यार सवाल दिया था आपको होमवर्क, उसमें मैंने कहा जी एसेट है 8 लाख का और उसकी लाइफ है 5, उसकी लाइफ है 5 साल, या सॉरी 6 साल। आप यकीन करो मुझे को 20 लोगों ने सवाल पूछा कि डेप्रिसिएशन कैसे आया। कोई टेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ जी। डेप्रिसिएशन आता है, जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है उसको उसकी लाइफ पे डिवाइड कर देने से आता है। अज्यूमिंग के ये एसेट हमें पूरे जिंदगी में एक जैसे बेनिफिट देगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज करते हो? क्या अज्यूम करते हो? 500 रुपये का एसेट लिया था, 100 रुपये का एसेट कंज्यूम हो गया, इसका मतलब क्या है? 100 रुपये के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल गए, इसका मतलब है हर साल कितने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? इसका मतलब है हर साल एसेट आपको एक जितना बेनिफिट देगा, इसका मतलब है हर साल एसेट एक जैसा चलेगा, ऐसा है?
क्या प्रैक्टिकली स्पीकिंग गाड़ी आगे की ज़िंदगी में भी वैसे ही चलती है जैसे उसकी पहले साल के? नहीं। तो आमतौर पे गाड़ियों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी शुरू के सालों में बहुत अच्छी चलती है और बाद के सालों में उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी, तो ऐसे एसेट्स को डेप्रिशिएट किस पे करना चाहिए? अच्छा, फिर यहां आप क्यों कर रहे हैं? आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप बताएं जी, 500 रुपए का मैंने एसेट खरीदा, कितने रुपए का एसेट यूज हो गया? 100 रुपए का एसेट। मैंने कहा जी अलाउंस क्रेडिट कितने जी? 100 रुपए से। अब अगर कोई पूछे भैया आपकी बुक्स में इस एसेट की करंट कैरिंग अमाउंट क्या है, क्या जवाब दूं? सर मेरे पास ये एसेट 400 रुपए पे आ रहा है इस वक्त। कितने साल गुजर चुके हैं इसको? 1 साल गुजर चुका है। ऐसा सर, फिर मैंने इसको अगले साल चलाया और मेरे पास सर फिर ये एसेट 100 रुपए से और डेप्रिशिएट हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मेरे पास ये एसेट 2 साल चलने के बाद, 2 साल चलने के बाद कितने रुपए की कैरिंग अमाउंट पे मेरी बैलेंस शीट पे आ रहा है? 300 रुपए की कैरिंग अमाउंट पे। अगर मैं आज बैलेंस शीट उठाऊं, मेरा ये एसेट नेट बुक वैल्यू कितने पे आ रही होगी? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये गौर तो सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा मैं एक मिनट तुम लोगों को यहाँ लूँगा। आपकी क्लास में अगर कोई बंदा अपने आप को ये समझता है ना कि वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, वो इंटर में कोई 50-60% मार्क्स लेकर आया है और मैट्रिक में शायद उससे भी कम है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर आप में एक आदत डेवलप हो जाए ना वक्त के साथ, कि जब टीचर पढ़ा रहा हो ना और आपका कंसंट्रेशन लेवल हो स्ट्रॉन्ग, आप लगातार टीचर की बात सुन रहे हो, आपका अटेंशन यहाँ वहाँ ना जाए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर लो। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका अटेंशन स्पैन ना बहुत छोटा हो जी, उसका दिमाग फिर जो है वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, 1000 चीज़ें जहन में चल रही होती हैं। तो अगर आप सर इस 1.5 घंटे की क्लास में ना पूरी ईमानदारी से 1.5 घंटा मुझे दे दो ना, तो मैं आपको और किसी चीज़ के नहीं, तो इस पेपर की मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका पेपर निकल जाएगा। आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको बिल्कुल अटेंटिवली सुनो, इतनी चीज़ें तुम्हारे जहन में फीड हो जाएंगी, पेपर नहीं इधर उधर जाएगा तुम्हारा। मसला ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो 1.5 मिनट बाद आपको इस क्लास में कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाएगी, तार नज़र आ जाएगी आपको, और आप तार को फॉलो करना शुरू करोगे, ये जा रही है, वो वहाँ से निकली फिर यहाँ गई, हो ये तो पूरी घूम रही है, और सर निकल गया आगे। ठीक है जी, कोई चीज़ याद आ गई घर की, अब आप दिमाग में वो चल रहा है, ये है सबसे बड़ा मसला। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा इशू है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, घर जाना, और दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है जी, हैं विराट कोहली छोड़ दो, ये सहरा के टट्टू बॉलरों को खेल रहा है, वो सहरा में वसीम अकरम और वो सारे लोग थे, वो काम ही नहीं है विराट कोहली का। ठीक है, मैं आपको उसकी बंदे की वर्क एथिक्स के ऊपर ना एक वीडियो बताता हूँ, घर जाना। हर्षा भोगले वो है ना, इंडियन कमेंटेटर है, उसका एक वीडियो है अबाउट सचिन तेंदुलकर, 3 मिनट की वीडियो है, 3-3.5 मिनट की। ठीक है जी, वो उठा के देख लेना, आपको ये पता चल जाएगा वो बंदा 100 सेंचुरियाँ बनाने में कैसे कामयाब हुआ। ठीक है जी, उस बंदे ने आखिर ऐसा क्या किया, उसकी वर्क एथिक्स इतनी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग उसकी वर्क एथिक्स थी कि उसने डिसाइड किया बता जी मुझे दिन में रोज़ जो है ना, वो रोज़ कोई 200-250 बॉल्स खेलनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। उसका एक अटेंशन स्पैन, उसका एक कमिटमेंट टू वर्क, उसका एक वर्क एथिक्स का जो हिसाब किताब है वो इतना स्ट्रांग था, आप उसका आज सक्सेस देख लो कि कहाँ खड़ा है वो। ठीक है जी, तो भैया थोड़ा सा जो है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए, ये 1.5 घंटा आपने मुझे देना है, और घर जाके आपने जो होमवर्क है ना FAR1 का, वो 20 मिनट में सॉल्व हो जाता है। 1.5 घंटा और 20 मिनट आपने सब्जेक्ट के लिए मुझे देने, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा को पढ़ाएगा नहीं, और आपका एग्जाम का पेपर इंशाल्लाह सुकून से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आप। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाऊंगा ना, ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि आपने FAR1 का पेपर देना, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा आपने CA फाइनल का जाके पेपर देना, क्योंकि IAS 36 CA फाइनल में भी था पहले, उसके सवाल भी करा के भेजूंगा। तो मेरी आपसे इल्तिजा और रिक्वेस्ट ये कि मुझे यार मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ठीक है जी, पक्का जी, और थोड़ा वक्त पे आना है। वक्त का मतलब समझते हो? नहीं, वक्त का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे पहले आना है। ठीक है जी, बस ये आपने रखना है हिसाब किताब। ठीक है, अच्छा जी, एसेट कितने का खरीदा?
ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, सबसे अटेंटिव बच्चे होते हैं एमएफए और कॉस्टिंग में, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे अटेंटिव लोग होते हैं कब्रिस्तान में, और उससे भी नीचे जो अटेंशन लेवल कम होता है ना ऑनलाइन वालों में, वो होता है FAR 1 में। पूरा टाइम एक ही स्क्रीन होती है, कोई सवाल नहीं पूछता। आप उनसे सवाल पूछे, आवाज़ आ रही है? यस यस। 150 लोगों में 2 जवाब देंगे। थोड़ा सा भाई अल्लाह के वास्ते जिंदा हो जाओ यार, ठीक है? मुझे ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने। तैयार हो? अच्छा, अब मुझे बताएं एसेट कितने का खरीदा हमने? 200 रुपये आप एसेट को इस्तेमाल कर चुके हो। कितना रह गया एसेट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये आपने गाड़ी बेचने के लिए खरीदी या चलाने के लिए? चलाने के लिए सर। अब एक बंदा आके आपको कह रहा है कि सर अगर आप ये गाड़ी आज मार्केट में बेचने जाए ना तो ये गाड़ी सिर्फ 210 रुपये की बिकेगी। इसकी फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू। फाइनल में आओगे ना सीए फाइनल में, मैं आपको फेयर वैल्यू के बहुत सारे मतलब बताऊंगा, लेकिन इस वक्त फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। तो जी मार्केट वैल्यू कितनी है? 210। अगर मैं इस गाड़ी को आज बेचूं कितने की बिक जाए? अच्छा, अब जब मुझे पता चला कि मेरी बुक्स में गाड़ी 300 की है और मार्केट में कितने की जा रही है, तो सर मुझे टेंशन शुरू हो गई। और फिर इस बंदे ने कहा कि अगर आप इसको बेचने जाओगे ना तो इसके बेचने पे आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो सर वो 20 रुपये तो उस कमीशन में निकल जाएंगे, तो आपको नेट कितने मिलेंगे? 190। ये 190 क्या जी? फेयर वैल्यू लेस। इसका मतलब है अभी इस एसेट को बेचने जाओगे ना कितने मिलेंगे आपको? अब मैं टेंशन में आ गया, मैं तो समझ रहा हूँ एसेट 300 का है, जबकि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी लग चुकी है? 190। अब मैं बड़ा परेशान हूँ जी। तो मुझे किसी ने कहा यार आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब हमने ये चिलर खरीदा था किसी ज़माने में 5 साल पहले, तो हमने इसको 1 महीना भी चला लिया, तो अब इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो आधी कीमत में बिकेगा। ऐसा होता नहीं होता है? तो बंदे को तो टेंशन में आ जाना चाहिए कि मैंने एक एसेट खरीदा, 2 साल इस्तेमाल किया, मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है और मार्केट में वैल्यू कितनी आ रही है। तो भाई ये तो बड़ा मसला हो गया। किसी ने कहा यार अल्लाह के बंदे तुम तो इसको चलाने के लिए लिया है तुमने। अच्छा, मैंने कहा सही बात है, कितने साल मजीद चलाऊंगा इसको? 3 साल। तो मुझे ये बताया गया कि अगले 3 सालों में इस एसेट से जो रेंटल इनकम आएगी वो है जनाब कोई 240 रुपए की। कितने की? अब बताओ इस एसेट से अगर मैं बेच दूं तो कितने पैसे मिले? 190। और अगर मैं इसको 3 साल रेंट पे दे के रखूं तो कितने मिले? तो मुझे बताएं इस एसेट से मैक्सिमम कितना रिकवर हो सकता है? 240। मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। बेचूं तो कितने मिले? चलाऊं तो कितने मिले? तो मुझे बताओ 240 ज्यादा अमाउंट है, इसका मतलब है मैक्सिमम रिकवरी इस एसेट से कितनी हो सकती है? इसको हम नाम देंगे रिकवरेबल अमाउंट। क्या नाम देंगे? ये 240 क्या है? वैल्यू इन यूज। इस्तेमाल करूं तो कितने मिले? 240। बेचूं तो कितने मिले? इस्तेमाल करूं तो कितने मिले? 240। बेचूं तो कितने मिले? अब बताएं सर एक प्रूडेंट बंदा इसको बेचेगा या चलाएगा? सर चलाएगा। और कितने कमाएगा? लेकिन 300 तो फिर भी रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमें तो अब भी नजर आ रहा है कि जी बुक्स में तो एसेट 300 पे आ रहा है और मैक्सिमम रिकवरी कितने की है? तो इसका मतलब है भैया हमारा एसेट क्या हो गया है? इम्पेयर हो गया है। हमारा एसेट क्या हो गया? अब बताएं सर इम्पेयरमेंट कब बुक होती है? वेरी गुड सर, जब आप अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट को रिकवर ना कर पाओ। बचपन में पढ़ा था इन्वेंट्री शुड बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और इन्वेंट्री की कॉस्ट है 300। बेचने जाऊं तो कितने मिले? मिसाल के तौर पे 240। तो इन्वेंट्री को कितने पे कैरी कर देते? क्यों? रीजन क्या था उसका? एक एसेट तुम्हारे पास 300 रुपए का आ रहा है, मार्केट से आपको मिलेंगे ही 240, तो एसेट को 300 पे कैसे दिखा सकते हो? एसेट का मतलब क्या होता है? इतने रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे। आप अवामुन नास को क्या आज कह सकते हो कि इस गाड़ी से आपको 300 के बेनिफिट्स मिलेंगे? 300 रुपए आपको मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम कितने रुपए मिलते हुए नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब है सर मैं अपने एसेट को अब 300 रुपए पे कैरी, अपने एसेट को 300 रुपए पे नहीं दिखा सकता। क्यों? मुझे 300 मिलने ही नहीं है, मुझे कितने मिलने मैक्सिमम? तो इसका मतलब है मुझे इम्पेयरमेंट बुक कर लेनी चाहिए कितने की? 60 रुपए की। कितने की? अब इसका मतलब यह है कि भैया मुझसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताओ एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है? एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है? और एसेट की इम्पेयरमेंट कैसे टेस्ट होगी? मैं ये चेक करूंगा कि मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, मैं ये चेक करूंगा एसेट आज कितने में बिक सकता है, उसको बेचने पे खर्चा कितना आएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एसेट नेट कितने में बिकता है।
और मुझे ये मालूम करना है कि एसेट को अगर मैं चलाता रहूं तो कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है इम्पेयरमेंट बुक करने के लिए आपको एक तो कैरिंग अमाउंट पता होनी चाहिए और क्या पता होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, और क्या पता होना चाहिए, बेचने पे खर्चा कितना आएगा, और क्या पता होना चाहिए, वैल्यू न्यूज़। ये चार चीज़ें आपको पता होंगी तो आप क्या निकाल लोगे, इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लोगे। ऐसा है। अब अगर मैं आपसे बहुत टेक्निकल डेफिनेशन पूछूं, व्हाट इज मेंट बाय इम्पेयरमेंट, मैं बताता हूं। एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है, कैसे, डेप्रिसिएशन के थ्रू। 500 का खरीदा था ना, कितने का हो गया, फिर 400 का, फिर कितने का हो गया। इम्पेयरमेंट वैल्यू में डिक्लाइन है एसेट के, अदर देन डेप्रिसिएशन। इम्पेयरमेंट इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्लाइन ड्यू टू यूज। डेप्रिसिएशन क्या है, और इम्पेयरमेंट क्या है, डिक्लाइन अदर देन डेप्रिसिएशन। यूज के अलावा जो रीजंस हैं वैल्यू में डिक्लाइन के, वो क्या है। अच्छा, ये इम्पेयर क्यों हुआ होगा एसेट, मे भी इससे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आ गए हो, ठीक है जी, मे भी इससे अच्छी गाड़ियां आ गई हो जिनका फ्यूल कंजम्पशन कम हो, मे भी इससे ज़्यादा जो है वो ऐसी गाड़ियां आ गई हो जिनकी ड्राइव अच्छी हो, और इस गाड़ी का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा है या नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक बंदे ने अभी रिसेंटली एक कॉलेज बनाया, खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल दिया उसके ऊपर। अब उसको पता चला कि जी कॉलेज रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों, फिजिकल बच्चा तो 10% भी नहीं आता, 90% बच्चा क्या आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। तो अब उसको सिर्फ कॉलेज रखने का कोई फ़ायदा नज़र, अब अगर वो देखता है कि जी मुझे आगे 10 साल ये कॉलेज में चलाऊंगा तो मुझे जो कैश मिलेगा, उसको नज़र आ रहा है कि जी मैं अपनी कॉस्ट रिकवर, अब बताओ अपनी बुक्स में वो कॉलेज को कॉस्ट पे रख सकता है जो उसकी बुक्स में आ रही, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पेयर करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है। तो इम्पेयरमेंट है जनाब एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन अदर देन ड्यू टू यूज, ठीक है जी, यूज के अलावा जो बाकी रीजन हैं डिक्लाइन के, उनको हम क्या नाम देते हैं, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कब आती है, जब हम अपनी कैरिंग अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाते। ये बात समझ आ रही है। अब बताएं कितने फैक्टर्स आपके पास हो तो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर लोगे। कैरिंग अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, फेयर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस्ट टू सेल आपको पता होनी चाहिए, और अब अगर मैं फिर आपसे पूछूं फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या मिल रहा है, कॉस्ट टू सेल क्या है, बेचने पे खर्चा कितना आएगा। कभी कोई चीज़ बेची है घर की, मतलब अल्लाह माफ़ करे, घर वालों ने कोई चीज़ पुरानी बेची हो, नई चीज़ आ गई हो कुछ, है जैसे कोई फर्नीचर आया घर में नया, तो पुराने काम क्या करते हैं, अब वो जो खरीदने आता है वो कहते हैं जी पुराने फर्नीचर के 40,000, आपको देता है पैसे तो आप गिनती करते हो, वो 38,000 निकलते हैं। आप कहते हो ये क्या जलालत है, वो कहते हैं सर 2,000 रुपये लेके जाने के ना, आपके घर से उठाएंगे मजदूर लेके जाएंगे तो 2,000 उसके काट लिए, तो जो 2,000 कटे ये क्या है, आप एक मकान बेच रहे हो, मकान बेचोगे किसके थ्रू, किसी ब्रोकर को लगाओगे, तो ब्रोकर आमतौर पे क्या करता है 1% ऑफ द वैल्यू आपसे पैसे लेता है, तो जो 1% ऑफ द वैल्यू आपसे ले रहा है ये क्या है, ये कॉस्ट टू सेल है, याद रहेगा। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल बेचने पर खर्चा कितना आएगा, वैल्यू इन यूज। आसान भाषा में बात बताता हूं, तुम एक मोबाइल बेचने गए हो, दो दुकान वाले तुम्हारे सामने, एक कह रहा है 190 रुपए में लूंगा, एक कह रहा है 240 में लूंगा, अकलमंद इंसान किसको बेचेगा, ऐसा ही है ना। तो प्रूडेंट इंसान क्या करेगा, जहां वैल्यू ज्यादा आ रही है वहां जाएगा। तो एक बंदा कह रहा है 190 में खरीदूंगा, दूसरा बंदा कह रहा है चलाते रहो 3 साल तक 240 रुपए मिल जाएंगे, क्या करना चाहिए। इसका मतलब है इस एसेट से 240 रुपए रिकवर हो सकते हैं, तो कोई बेवकूफ आदमी इसको 190 में अब नहीं बेचेगा। तो इसलिए हम इन दोनों में से क्या पिक करेंगे, हायर अमाउंट, ठीक है जी, डन है जी। वैल्यू न्यूज क्या है, चला के कितने पैसे मिलेंगे, पक्का मैंने आपको ये चीज़ क्या एक्सप्लेन कर दी, मैंने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, पक्का जी। ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लें, अदरवाइज हम एक स्टेप आगे बढ़ जाए। इम्पेयरमेंट फिजिकल एसेट्स की होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट सिर्फ 3 चीज़ों की होती है स्टैंडर्ड में, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा, नहीं तो अभी जो कॉन्सेप्ट में डेवलप कर रहा हूँ ना वो छोड़ के हम साइड में जाओ बिल्डिंग दूसरी बनाना शुरू कर देंगे, एक वक्त में एक चीज़, ठीक है। जी मेरे बच्चे,
दोस्त, हम बात कर रहे हैं सर फेयर वैल्यू की। ये भी मैं बात कर चुका हूं लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। फेयर वैल्यू, पहले सुन लो टेक्निकल बात। फेयर वैल्यू डिफाइंड है, फेयर वैल्यू के ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड है। फेयर वैल्यू है क्या, और वो है IFRS 13। क्या जी? IFRS 13 पूरा एक स्टैंडर्ड है, 100 से ऊपर पैराग्राफ्स का। फेयर वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसमें लिखा है। हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। हम फेयर वैल्यू की एक ही डेफिनेशन पढ़ेंगे जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास मिसाल के तौर पर एक पेन है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये पेन है मेरा। इस पेन की मैं मार्केट में जाके वैल्यू मालूम करता हूं, तो मिसाल के तौर पर, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? यूसुफ को मैं पेन बेच रहा हूं। यूसुफ कौन है जी? मार्केट पार्टिसिपेंट है। क्या नाम है यूसुफ का? मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब है मार्केट में एक दुकानदार है। सदर की मार्केट में आप जाओगे ना, बहुत सारे आपको दुकान वाले मिलेंगे जो मोबाइल खरीदते बेचते हैं, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यूसुफ के पास, मैंने कहा यूसुफ ये पेन मैं आपको बेचना चाह रहा हूं। यूसुफ ने कहा इस पेन के, जो कि इस वक्त अहमद रजा साहब आपके हाथ में मैं वैल्यू लगा रहा हूं, मैं बिड कर रहा हूं इसके लिए से 905 रुपए में। कितने में? ये पेन कितने का हो गया? अगर मैं यूसुफ को बेचने जाऊंगा कितने का बिकेगा? मैंने कहा नहीं नहीं यूसुफ भाई, ये तो आप बहुत कम पैसे लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये 1400 रुपए का। ये क्या है? ऑफर प्राइस। तो यूसुफ भाई ने कहा यार आप तो कुछ भी बोलेंगे, आप तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू 905 से ऊपर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, यूसुफ भाई के पास भी एक पेन पड़ा हुआ है। मैंने कहा यूसुफ भाई आपकी दुकान में जो पेन लगा हुआ है ये कितने का है? यूसुफ भाई ने कहा जनाब ये है से 1600 रुपए का। मैंने कहा वाह यार, ये मेरे पेन जैसा ही है। उसने कहा जी आपके पेन जैसा ही है लेकिन नया है। ये क्या हो गई? अब बताओ, इस पेन के यूसुफ ने कितने पैसे लगाए? 905। मैं कितने मांग रहा हूं? और इस जैसा नया पेन कितने का है? अब बताओ इस पेन की वैल्यू कितनी है? 905। 1400 नहीं। अदरवाइज मैं तो जाऊंगा, मैं कहूंगा यूसुफ भाई कितने? उसने कहा जी 905। मैंने कहा ये 9 करोड़ होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक बैच में इससे 5 करोड़ कमाता हूं। मिसाल दे रहा हूं ऐसी, ठीक है जी, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, उसको सीरियस नहीं लेना कोई, ठीक है। तो यूसुफ भाई ये तो कम से कम 5-6 बैचेस तो चलेगा, फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कितने पैसे कमा के देगा। तो मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8-10 करोड़ रुपए। तो क्या इसकी वैल्यू वाकई 8-10 करोड़ है? नहीं सर। तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा? वो वैल्यू जो उसको बेच के मिल सकती है, ऐसा। तो बता फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एसेट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। ऐसा, यानी कि बिड प्राइस। ऐसा। क्या ये फेयर वैल्यू है 1400? नहीं। क्या ये 1600 फेयर वैल्यू है? नहीं। फेयर वैल्यू का हमेशा मतलब क्या होगा? ये एसेट कितने में बिकेगा। पक्का? डन है मेरे बच्चों? जी मेरे। वेरी गुड सर। जब हम मार्केट में जाते हैं हमें एक ब्रोकर तो मिलता नहीं है। एक दुकान पे मैं गया 905, एक ने कहा 910, एक ने कहा 925। तो स्टैंडर्ड आपको इजाज़त देता है कि आप इसमें से मोस्ट फेवरेबल भी पिक कर सकते हो, लेकिन आप जब मोस्ट फेवरेबल पिक करोगे, IFRS 13 जो है ना, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो फिर किसको पिक करना चाहिए? मोस्ट फेवरेबल को पिक करना चाहिए, या लीस्ट फेवरेबल को पिक करना चाहिए, या एवरेज को पिक करना चाहिए। फिर कंडीशंस दी हैं स्टैंडर्ड ने कि आप उस मार्केट से वैल्यू पिक करें जिसमें सबसे ज़्यादा बायर एंड सेलर है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे कोर्स का पार्ट, हमारे एग्जाम में क्या आएगा? एक वैल्यू आएगी। अगर आ गई दो फिर इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आ गई तो आप फिर दोनों में से हायर पिक कर लें तो भी ठीक है, आप दोनों का एवरेज निकाल लें तो भी ठीक है, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड प्रेफर करता है किसको? हायर को, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, अगर हम इस टाइम सही कीमत 1400 हो तो यूसुफ कम बता रहा हो तो फिर वेरी गुड सर। ये बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा कि हम यूसुफ की दुकान पे गए, हमने कहा यूसुफ भाई कितने? यूसुफ ने कहा 905। हमने कहा यार क्या हो गया यूसुफ भाई, 1400 रुपये। तो यूसुफ मुझसे पूछेगा ना किस पागल के बच्चे ने 1400 लगाया इसकी। मैं कहूँगा बराबर वाली दुकान वाले ने। तो कहेगा जाओ उधर चले जाओ। अच्छा मैं उधर गया, मैंने कहा चाचा कितने का? चाचा ने कहा 1400। तो फिर हमारी बिड प्राइस क्या होगी? 1400 होगी। फिर 905। याद रखना ये बिड प्राइस किसके मुंह से निकलनी चाहिए? दुकान वाले के मुंह से, बायर के मुंह से, ठीक है जी। आप तो कुछ भी मांगते फिरोगे, ऐसा।
एक कंप्यूटर आप ले गए मार्केट में, कितने? उसने कहा जी इसके जी 15,000 रुपये। आपने कहा पागल हो गए हो, ये इस कंप्यूटर पे जो है वो कहता था मोहम्मद अली जिन्ना की उंगलियां लगी हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको वो कहेगा यार ये नहीं भाई, इसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपये, ठीक है जी। पता नहीं तुम लोग का दिमाग इतना हो गया या नहीं हो गया। मैं तुम लोगों से बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। हमारे पास ना कुछ शेयर्स पड़े थे, शेयर्स समझते हो, स्टॉक मार्केट से हमने ख़रीद के रखे थे। तो वो शेयर्स थे एक शुगर मिल के, ठीक है। शेयर्स को कैरी करना है फेयर वैल्यू पे, किसमें? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, फेयर वैल्यू हम हर रोज़ कहाँ से देखते हैं? स्टॉक मार्केट से देखते हैं कि आज फेयर वैल्यू कितनी है। फेयर वैल्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्या होना चाहिए? मार्केट पार्टिसिपेंट। क्या? अच्छा, वो शेयर मार्केट में बिकते ही नहीं थे, बहुत कम लोग खरीदते थे। ये बात ना हमारे कंपेटिटर को पता चल गई कि इनके पास ऐसे शेयर पड़े हैं जो मार्केट में जिसकी मोबिलिटी, मार्केट में जिसकी लिक्विडिटी, मार्केट में जिसका खरीद बेच इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वो शेयर हमने ख़रीदे थे कोई 42 रुपये में। अच्छा, वो बंदा आता था शाम में और एक बिड करके जाता था 40 रुपीज़। हमने कितने में ख़रीदे? 42 में। अब हमें 2 रुपये का लॉस बुक करना पड़ता था, क्यों? अच्छा, हम कह रहे हैं नहीं 40 का शेयर नहीं है, ज़्यादा का शेयर है। कहते नहीं, मार्केट में तो यही वैल्यू लगी है। अगले दिन वो हरामखोर आता था, कहता था जी 36। अच्छा, हमने बेचना तो है नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू मालूम करने का तरीका यही है कि आपका जो खरीदार है, अच्छा वो एक ही खरीदार आता था, अब हमें उसको 36 पे वैल्यू। उस हरामखोर ने हमें मार मार के ना उस शेयर को 18 रुपये पे ले आया वो। फिर हमने SECP से शिकायत की। हमने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, ये आता है हरामखोर, एक बिड लगा के चला जाता है, इस रेट के ऊपर तो चीज़ें बिकती नहीं, और आप कह रहे हो कि जी फेयर वैल्यू उठाओ। फेयर वैल्यू तो है ही नहीं, ये तो फेयर वैल्यू ही नहीं है। तो फिर SECP ने ये सारा मामला देखा और फिर हमें एक वैल्यू बता दी कि जब तक इसकी सही ट्रेडिंग शुरू नहीं होती आप इसको इस वैल्यू पे कैरी करो। इसका मतलब है स्टैंडर्ड में क्या एक लूप होल है। वो लूप होल क्या है कि आपने किससे प्राइस पिक करनी है? मार्केट पार्टिसिपेंट से। अब अगर मार्केट पार्टिसिपेंट है ही एक और वो एक नाजायज़ कीमत लगा दे तो फिर आपके लिए क्या हो सकता है इसमें? लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये एक फर्जी केस है, 1 करोड़ केसेस में से एक होगा। अब उस 1 करोड़ में से एक केस के लिए हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, ऐसा? अच्छा जी, अब आगे जाते हैं जी। फेयर वैल्यू समझ आ गई। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं आप मुझे वो सॉल्व करके दे देंगे? हाँ, नहीं सर, हैं? चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मैंने वैसे आपको बड़े अच्छे 2 होमवर्क बना के दिए थे, अगर आपने किए हो तो। शाबाश जी। बिल्कुल अच्छा बेटा, हम इसको हायर को पिक करेंगे। ठीक, कितना? 127,000। अच्छा, कैसे आपको पता चला? आपने कहा जी मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है कितने? 2 लाख। ये कैरिंग अमाउंट कहाँ से मिली हमें? ये बुक्स में से निकाली गई है। ये कहाँ से निकाली गई है? बुक्स में से निकाली गई है। अब बताओ क्या आप ये पैसे रिकवर कर पा रहे हो? चेक कर लेते हैं। बताएं सर, रिकवर करने के 2 तरीके हैं। या तो बेच के आते हैं इसको अभी के अभी बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगा? 1,60,000 में इस जैसा एसेट मिल रहा है, 1,90,000 हम अपने एसेट के मांग रहे हैं, और 1,50,000 हमारे एसेट के सामने वाले ब्रोकर ने वैल्यू लगाई है। तो फेयर वैल्यू कौन सी होगी इसके अंदर? सर फेयर वैल्यू इसके अंदर हो गई रीसेल वैल्यू। पक्का? अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, मेरे पास ये होगी 1.5 लाख और बेचने जाऊं तो खर्चा कितना आएगा? कॉस्ट टू सेल 12,000। अब बताओ मेरे पास सर नेट क्या आ रही है? और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको चलाता रहूं तो कितने पैसे मिलेंगे? वो है जी कितने? वैल्यू न्यूज़ 1,05,000। तो क्या करें, एक प्रूडेंट बंदा क्या करेगा? सर किस जगह से इसको वैल्यू हायर मिल रही है? सर बेचने से। तो बताएं मेरे पास मैक्सिमम रिकवरी कितनी है?
अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 1,00,000। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है? पक्का? झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, ये कुरान में लिखा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसा? पक्का जी? बड़े एक स्टेप आगे, पिछली वाली स्लाइड दिखा दें एक दफ़ा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ। ये स्लाइड, इसकी तस्वीर खींच लो बेटा जल्दी से। अच्छा, यार एक बात बताओ, एक बच्चे ने कहा रीसेल वैल्यू कैसे फेयर वैल्यू हो सकती है? यार आपको अगर एग्जाम में कोई भी वर्ड लिख के वो दे दे, रीसेल वैल्यू दे दे, कुछ भी, आप ये चेक करो ये वैल्यू बताई किसने। ये कह रहा है जी एक ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब सर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है। आगे वैल्यू कुछ भी लिखो, डिस्पोजल वैल्यू, फेयर वैल्यू, वैल्यू कोटेड बाय, आपने देखना है सर आपको ये वैल्यू मिल कहां से रही। अगर मार्केट वाला बंदा आपको कह रहा है तो ये फेयर वैल्यू है, नाम इसका कुछ भी हो। ऐसा हो गया मेरे बच्चों? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये समझ आ रहा है? अच्छा, एटुन लोगों, बिल्कुल सुन लोगो तुम लोग, उससे पहले तुम लोग ने शायद ऐसे टीचर से बड़ा थोड़ा सख्त होंगे, ऐसा? पीआरसी से आ रहे हो ना तुम लोग? अच्छा चलो, यहां देख लो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, यहां देखो। मुझे एक बात बताएं, आपके पास इस वक्त घर में 1,00,000 रुपए मौजूद है, क्या करना चाहिए आपको इसका? क्यों? घर में रखो सुकून से, अच्छी बात नहीं है ये। घर में रखने से क्या नुकसान? वैल्यू कम हो जाएगी, क्या मतलब? 1,00,000 रुपए तो 1,00,000 ही रहेगा ना, ये वैल्यू कैसे कम होगी? सर अगर मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में सर आधा तोला सोना आता है आज, तो मे भी कल 1 तोला सोना जो है वो 4,00,000 का हो जाए, तो 1,00,000 से क्या आएगा फिर? क्वार्टर तोला आएगा, ऐसा? अभी आधा तोला आ रहा है, तो अगर इस तरह चलेगा तो, और क्यों ऐसा क्यों? सर क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो हमारी करेंसी है ये वक्त के साथ साथ क्या होती जा रही है? डीवैल्यू होती जा रही है। ऐसा क्या होती जा रही है? डीवैल्यू होती जा रही है। ये डीवैल्यू क्यों हो रही है ये भी आपने एज अ सीए स्टूडेंट पढ़ना है, और ज़्यादा दूर नहीं पढ़ना है, अगले लेवल में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है एमएफए, तो आपको ये पता चलेगा कि रुपये की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है उसमें, ठीक है जी, और उसमें पूरे फंक्शन सिखाया जाता है कि जी इस तरह वैल्यू डिटरमिन होती है। तो ये सीधी सी बात है सर, 1,00,000 रुपए में आज आधा तोला सोना आ रहा है, साल बाद शायद आधा भी ना आए। 1,00,000 रुपए में सर मिसाल के तौर पर 500 किलो आटा मिल रहा है, लेकिन सर साल बाद मे भी 250 किलो आटा मिले, ऐसा है या नहीं है? तो मुझे एक चीज ये बताएं, हम जब कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ मनी इरोड होती है, इरोड का मतलब खत्म होती रहती है वक्त के साथ साथ, तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे मैं कह रहा हूं गौर तो सुनना, आपको 100 रुपए आज चाहिए या 100 रुपए 1 साल बाद चाहिए? आज चाहिए, क्यों? आप कहोगे सर आज जो वैल्यू है वो साल बाद 100 रुपए की वैल्यू थोड़ी होगी, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैं आपसे कहता हूं जी मैं आपको वैल्यू दूंगा, मैं आपको एक अमाउंट दूंगा आज से 1 साल बाद, कितने की? 100 रुपए की, तो मुझे बता सकते हो आज उसकी वैल्यू कितनी है? नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, रुको, तो आप कहोगे यार 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद जो होगी, आज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। सीधी सी बात है सर, अगर मैं आपसे कहूंगे जी 100 रुपए मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, तो आप कहोगे 100 रुपए में 1 साल बाद जो चीजें आएंगी ना, आज अगर आप मुझे 100 रुपए दे दो तो उससे ज्यादा वैल्यू होगी उसकी, लेकिन चूंकि आप मुझे 100 रुपए 1 साल बाद दे रहे हो, तो आज की टर्म्स में उस 100 रुपए की वैल्यू इतनी नहीं होगी। अच्छा गौर सुनना, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट है 10%, कितना? तो मैं आपसे कहता हूं जनाब इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? कैसे निकलेगी 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1, क्या आ रहा है?
90 पॉइंट। इसका मतलब समझते हो, जो चीजें आज 90 रुपए में आ रही हैं, एक साल बाद वो आपको 100 रुपए में मिलेंगी। ये बात समझ आती है? 90 रुपए में अगर आज 1 किलो आटा मिल रहा है तो साल बाद आपको यही आटा कितने में मिल रहा होगा? इसका मतलब है 100 रुपए एक साल बाद देना ऐसे ही है जैसे आज किसी को आपने क्या दे दिया हो, 90 रुपए दे दियो। ये बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताएं, क्या देर से मिलने वाले पैसे की वही वैल्यू होगी जो आज है? अगर मुझे सारे फ्यूचर में मिलने वाले कैश की आज वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। क्या ले लें? तो प्रेजेंट वैल्यू क्यों ली जाती है? ताकि मुस्तकबिल में मिलने वाले कैश की आज क्या वैल्यू है यह मालूम हो सके। मुझे बताएं सर, 100 रुपए एक साल बाद मिलना इज एज गुड एज 90 रुपए आज मिलना। आज जो चीज 90 में आपको मिल रही है ना, साल बाद आपको वही चीज कितने में मिल रही होगी। तो इसका मतलब है भाई साल बाद 100 रुपए मिलना, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आज आपको क्या मिल जाए। मैंने कहा मैं आपको 100 रुपए एक साल और बाद दूंगा। अब आपने कहा जी इसकी वैल्यू तो और कम होगी जी। इसकी वैल्यू कितनी होगी जी? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर 2 कितना आता है जी? 82 पॉइंट। अब कोई बताएगा जी 82.64 क्या है? आज किसी को आप 82 रुपए दे दो या साल बाद 2 साल बाद 100 रुपए दे दो, बात जितनी आज 82 रुपीज में चीजें आएंगी उतनी चीजें आपको 2 साल बाद कितने में मिल रही होंगी? 100 रुपए में मिल रही। इसका मतलब है जितना देर से पैसा मिलेगा उसकी उतनी वैल्यू आज की टर्म्स में क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ आती है? अब मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई बंदा आपको कहे यार 100 रुपये आज दूं या 100 रुपये आपको साल बाद दूं, क्या जवाब होगा? हम कहेंगे आज दो, वो कहेगा नहीं साल बाद दूंगा। तो मैं कहूँगा यार फिर अगर आज देना है ना तो भले आप मुझे 90 दे दो। क्यों? आज के 90 रुपये साल बाद के 100 रुपये के बराबर है। आज के 80 रुपीज़ 2 साल बाद के 100 रुपये के बराबर है। ऐसा तो अगर आपने मुस्तकबिल में जो आपको कैश मिल रहा है, अगर आप उसकी आज वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो कैसे देखेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से निकल रहा है? आज आप अपने जहन में रखोगे इन्फ्लेशन रेट, लेकिन आगे जाके हम इसको क्या करेंगे? तब्दील करेंगे। हम कहेंगे जी सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू इरोड नहीं होती, और भी बहुत सारे रीजन है। ये बात समझ आती है? तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कौन सा रेट है। अब बताओ सर, इन्फ्लेशन की वजह से मुस्तकबिल में मिलने वाले पैसे की आज वैल्यू कम होगी। अगर इन्फ्लेशन होता ही नहीं मुल्क में तो 100 रुपये की जो वैल्यू आज है वो साल बाद भी होती, वो 2 साल बाद भी होती, वो 3 साल बाद भी होती। ऐसा देखिए, एक हमारे उसमें ना, आप लोग शायद ज़िंदगी में आप वो बंदा शायद बहुत कम टाइम के लिए आया, मुशर्रफ आया था हमारे ज़िंदगी में, ठीक है, जो लोगों की नज़रों में बहुत बड़ा हीरो था। उससे पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया ना फाइनेंशियली, आपकी सोच है वो, ठीक है जी। उसने क्या किया? डॉलर के रेट को फिक्स कर दिया। कितने पे? 60 रुपये पे। उसने आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को फिक्स किया। किस पे? 60 रुपये पे। मैनेज किया उसको, मैनेज किया, ठीक है जी। जैसे ही वो हटा, उसके बाद हुकूमत है किसकी? आसिफ अली जरदारी, यानी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी वाले करप्ट होंगे, बेईमान होंगे, उनके 1000 रीजन हैं। उन बेचारों को जब हुकूमत मिली ना, तो मुशर्रफ के जो ताल्लुकात हैं वहाँ उससे मेंटेन किया हुआ था, उसको आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था, तो वो सारे एग्रीमेंट्स ख़त्म हो गए और डॉलर अपनी सही वैल्यू पे आया। जब सही वैल्यू पे आया तो डॉलर हो गया कितने का जी? 110, 115, 120, डबल हो गई वैल्यू। और जरदारी चोर, लानती, ये वो गालियाँ पड़ी। वो होगा 1000 रीजन्स के लिए, इस रीज़न के लिए नहीं था वो। फिर उसके बाद हमारे आए कौन से जी? नवाज शरीफ साहब। हो शरीफ नाम का मैंने आज तक कोई बंदा शरीफ नहीं देखा, ठीक है जी। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, शरीफ के शुरू में शर है, ठीक है। तो मैंने देखा सर, उसने क्या किया? उसने जो है वो और बेड़ा गर्क किया। कैसे जी? उसके खर्चे ज़्यादा थे, मिलने वाली इनकम कम थी, हमने सूद पे करना था। आप जब MFA में आओगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी के रेट आपने डिटरमिन करने। अब मुझे एक बात बताएं सर, फॉरेन करेंसी इतनी महंगी होती जा रही है कि हमारे मुल्क में एवरेज इन्फ्लेशन रेट पिछले 2.5 साल में अगर आप उठा के देखेंगे, एवरेज वो तकरीबन 21-22% है, ठीक है जी। 21-22% का मतलब है हम ऑलमोस्ट हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी डिक्लेयर होने वाले। हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें इन्फ्लेशन रेट 33% के करीब होता है, ठीक है जी। आपने एक आर्टिकल मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, उसका नाम है पुअर बिलियनियर्स
गरीब अरबपति, जिम्बाब्वे में आप 2 बोरी पैसे लेके जाओ ना तो 2 टमाटर आपको मिलते हैं। ऐसा क्यों? उनकी वैल्यू बेचारों की ऐसी गिरती है, हर रोज उनका जो है वो 1 लाख डॉलर जो है ना जिम्बाब्वियन आ जाता है। फिर वो कहते हैं जी 1 लाख डॉलर बराबर 1 रुपए के। वो पुराने नोट हटाते और नए नोट ले आते। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है कि आपके मुल्क का ये हाल है, इन्फ्लेशन रेट सिग्निफिकेंटली ऊपर है, तो जो पैसे आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं उनकी क्या वैल्यू वो होगी जो आज है? नहीं सर, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं अभी फितरे की वैल्यू कैलकुलेट करा था, आप मतलब अंदाज़ा लगाओ फितरे की वैल्यू। तो एक बंदे पे फितरा जो है वो गंदुम के हिसाब से जो बनता है वो तो छोड़ो, किशमिश के हिसाब से ना 2800 रुपये बन रहा था। कब? लास्ट ईयर 2023 में। अब मैंने वो निकाला तो फितरे का हिसाब किताब, तो फितरे के हिसाब किताब में 2 जो है ना ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, एक तो बनूरी टाउन है, एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। ये 2 लोग निकालते हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वैल्यू निकाली है इस दफ़ा किशमिश की 5600। कितने? क्या हो गई? डबल हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या हालात चल रहे हैं। तो मुझे बताओ, आज जो वैल्यू आपको पैसे की है क्या कल होगी वो? नहीं। अब मिसाल के तौर पर 4 किलो किशमिश जो है ना वो कितने की थी? 2800 की, और आज कितने की है? उसका मतलब है पैसे की वैल्यू इरोड हो रही है। तो बताओ, अब अगर मैं आपसे कहूँगा जी जो मुस्तकबिल में पैसा मिलने वाला है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितने आज के कैश की है, तो अगर हमने उसको आज की टर्म्स में डिफाइन करना है तो क्या निकालें उसकी? अब बताओ कैश की प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली जाती है? सर क्योंकि मुस्तकबिल में मिलने वाले कैश की वो वैल्यू नहीं होती जो आज है, तो हम क्या निकालते हैं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने से कैश की अमाउंट बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ऐसा है। ये कॉपी करो सर, शाबाश। अब पता नहीं इसमें क्या लिखोगे तुम लोग। जी मेरे भाई, बढ़े हम आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये कर लिया कॉपी? अच्छा अब सुनना जरा दोस्त गौर से। बताए मेरे पास एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 120 रुपये। कितने? ये बुक्स में आ रही है। मार्केट में बेचने जाऊं ये बिकेगा जी 105 रुपये में या 106 रुपये में। कब बिकेगा? अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। अभी बेचने जाऊं तो कितने पैसे हमें कॉस्ट टू सेल में देने पड़ेंगे? मिसाल के तौर पर सर 18 रुपये। क्या बचता है? ये कैलकुलेटर बेटा यूज कर लिया करो, ये खुजाने के काम नहीं आएगा, इसको इस्तेमाल कर लिया करो। 88 का मतलब बताओगे क्या है? वाह, 88 का मतलब 80, वेरी बेहतरीन। 88 का मतलब है अगर मैं आज की तारीख में अभी जाऊं इसको मार्केट में बेचने ना, अभी के अभी, राइट नाउ, अभी मुझे कितने मिलेंगे? 88। और अगर इसको मैं चलाऊं तो वैल्यू इन यूज, गौर से सुनना, मुझे बताया गया कि इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 3 साल। कितने? और अगर इसको हम चलाएं तो हमें लगातार पैसे मिलेंगे 50 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये। ये कब कब मिलेंगे? 1 साल बाद 50, 2 साल बाद 40, 3 साल बाद 50। तो इन तीनों को ऐड कर लूं? नहीं सर, क्यों? वैल्यू न्यूज क्या है? मुस्तकबिल में मिलने वाला कैश। लेकिन सर उस कैश की वैल्यू आज की तारीख में वो तो नहीं होगी जो 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद है। तो वैल्यू न्यूज निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? ये है क्या? ये है क्या तुम्हारे पास? ये क्या है? 50 रुपये क्या है? 40 रुपये क्या है? यानी इस एसेट को जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना तो मुझे ये पैसे मिलेंगे। इससे कैसे मिलेंगे? मिसाल के तौर पर ये रेंट का कार है तो ये मुझे रेंट मिलेगा सर कितना? 50, 40 और तो इनकी क्या आज वैल्यू सेम है? वही है जो आगे जाके मिलेगी? नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो सर एग्जाम में आपको एक रेट दिया जाएगा कि जी 10% रेट है डिस्काउंट का। अब बताएं क्या निकालूं? 50 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1, 40 डिवाइडेड बाय 1 पर प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2, और 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 3। कितना आ रहा है देखो जरा, ये कितना है? पहला वाला 45.4, बस सही है। एक डिजिट पर राउंड ऑफ करेंगे हम जी। फिर सर 45.5 कर दें, फिर 33, फिर 37.56 मल्टी पाओ बाकी, ठीक है। अब इन सबको एडअप करो, कितना आ रहा है? 11
116.1, ये आगे जी 116.1, ये क्या है? ये वैल्यू इन यूज है। ये क्या है जनाब? वैल्यू इन यूज। तो अभी तक आप वैल्यू इन यूज का एक फिगर आपको मैं दे देता था, तो ये वैल्यू इन यूज निकलती कैसे? ये एसेट से मिलने वाले इनकम जो फ्यूचर में आपको मिलेगी, ये उसकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों निकाल रहे हो सर? क्योंकि आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आज है, तो इसको मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? आज की वैल्यू इन यूज से। और मैं कहता हूं जनाब बताओ इन दोनों में से क्या करना चाहिए हमें? चलाना चाहिए या बेचना चाहिए? क्योंकि चलाने में मुझे क्या मिल रहा है? 116.1 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ये 88 आज की टर्म्स में। 88 तो आज ही है ना, बेचने जाओगे कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें? 88। तो सर अगर मैं चलाऊंगा तो भी मुझे कितने मिलेंगे? 116। अच्छा, अगर आप इनका टोटल करें ना तो 50 और 50, 100 और 40, ये हो जाते हैं 140। असल में तो कैश 140 मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं जी फेयर वैल्यू आज की और वैल्यू न्यूज आगे के सालों का। ये तो गलत बात होगी। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए दोनों वैल्यूज किस रेट की होनी चाहिए? आज की। तो मैं इन कैश फ्लोज को क्या करूंगा? इनकी। अब बताओ, मैं आज की टर्म्स में अगर देखूं तो बेचने पे कितने मिल रहे हैं? 88। आज की टर्म्स में देखूं तो चलाने पे कितने मिल रहे हैं? आज की टर्म्स में देखूं तो बेचने पे कितने मिल रहे हैं? आज की टर्म्स में देखूं तो चलाने पे कितने मिल रहे हैं? अब बताओ आज की टर्म्स में इस एसेट से कितने पैसे निकल सकते हैं? तो बताओ 120 रुपए मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है। 116 अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिकवर हो रहा है, तो मेरे पास सर 3.9 की इंपेयरमेंट। ये बात समझ आती है? अब बताओ सर, अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज वैल्यू इन यूज, तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम दी एसेट। इसको यूज का वर्ड अभी ना लिखो इसके आगे, ठीक है? फ्रॉम दी एसेट। पक्का? ये कॉपी करें सर, शाबाश। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ना निकालें तो बात सही होगी? क्यों गलत होगी? क्योंकि सर आप इंपेयरमेंट आज कैलकुलेट कर रहे हो, फेयर वैल्यू जो आपने आज की निकाली है, तो कैश फ्लोज की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? आज की होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ऑपरेट कर रहे हो तो जर्मनी में, तो इसकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ता सर? जर्मनी चूंकि एक अंग्रेज शुद्ध यहूदी ईसाई काफर देश है, लेकिन वहाँ सूद नहीं है। वहाँ सूद का रेट क्या है? 0.25%, ना होने के बराबर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक, सबसे ज़्यादा हाजी, सबसे ज़्यादा उम्रे वाले, ठीक है जी, सबसे मतलब अल्लाह के करीब कौम, सूद का रेट 20% है। क्या चीज? डिफ्लेशन हो जाए? क्या मतलब? पाकिस्तान में सोच लो, जनरल सोच लो सर। डिफ्लेशन हो जाए तो मैंने आपको कहा ना कि मैं आज जो ये रेट है इन्फ्लेशन का, इसको नाम दे रहा हूँ इन्फ्लेशन, लेकिन मैंने कहा इस रेट में क्या होंगे? और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा दिस इज नॉट ओनली द इन्फ्लेशन रेट, इसमें और बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, तो ये रेट नेगेटिव में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना? डिफ्लेशन हो तो हो, लेकिन हम जो रेट पिक करेंगे ना डिस्काउंटिंग के लिए, अभी आसानी के लिए बता रहा हूं कि कौन सा रेट है। अब मैं बताऊंगा आगे जाके कि इसमें इन्फ्लेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, तो ये रेट नेगेटिव में नहीं जा सकता, ठीक है ना? नहीं करेंगे ना, मैं तभी बता रहा हूँ कि जो रेट आपने पिक किया ना डिस्काउंटिंग के लिए, ये सिर्फ इन्फ्लेशन रेट नहीं है। आगे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें दो चीज़ें और डलती हैं। तो इवन अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव भी होती है तब भी हमारे पास जो डिस्काउंट रेट आएगा ना, ये पॉजिटिव ही आ रहा होगा। जी मेरे बच्चे, इम्पेयरमेंट रिवर्स भी हो सकती है, आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मुल्क में इन्फ्लेशन के बारे में कैसे पता चलता है? बहुत सारे तरीके, ठीक है जी। CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI है, प्रोडक्शन अपने प्रोड्यूसर्स कॉस्ट इंडेक्स होता है, PCI, ठीक है जी। RPI होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। 1000 तरीके इन्फ्लेशन डिटरमिन करने के। सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक घर लें जिसमें 6 अफराद रहते हो, उस घर का 1 महीने का राशन ले लें, उसमें क्या क्या आएगा? 25 आइटम्स आते हैं, ठीक है? पाकिस्तान ने जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका है ना, 25 आइटम्स ले लेते हैं हम एक 6 अफराद के घर के, जिसमें आटा, चीनी, गोश्त, दालें,
घी, तेल, पता नहीं क्या कुछ, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारे लेके ना हम देखते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उस टोकरी की वैल्यू क्या है। अगर आज 25,000 है तो एक महीने बाद सर अगर 27,000 हो गई तो इसका मतलब है 10% इन्फ्लेशन है। ठीक है जी, तो इस तरह डिटरमिन होता है। ठीक है जी, लेकिन ये इन्फ्लेशन हाउस होल्ड आइटम्स के लिए होता है। ठीक है ना, फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अलग तरीके से भी इन्फ्लेशन डिटरमिन होती है, इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं। ठीक है, यार ये आगे हमारे कोर्स में एक स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है जी, वहाँ आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है कि इसको कॉस्ट पे रखो या इसको फेयर वैल्यू पे रखो। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ना हम आराम आराम से स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम बस में बैठे हैं, हमको जो क्या नाम है अपना जो हैदराबाद है उसकी फलां गली में इस वक्त क्या हो रहा होगा, तो मैं अभी नहीं, मैं कहूँगा पहुँच जाएँ पहले फिर बता देता हूँ। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उसका जवाब मुझे खुद निकाल के देना है। ठीक है, एक एसेट का कैरिंग अमाउंट है 250 रुपये, इसकी फेयर वैल्यू है जनाब 210 रुपये, कॉस्ट टू सेल है सर 29 रुपये। ठीक है जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 3 साल, और इससे जो कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है वो है जनाब 200, 100 और 50, और हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो है 20%। मुझे बताओ इम्पेयरमेंट है या नहीं है? ये कैरिंग अमाउंट आज की है या 3 साल बाद की है? आज की है। ये फेयर वैल्यू आज की है, 3 साल बाद की है। ये कॉस्ट टू सेल का एस्टिमेट आज का है, 3 साल बाद का है। लेकिन वैल्यू न्यूज के जो कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं वो तो 3 साल के हैं, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। शाबाश जी, शुरू हो जाए। बिल्कुल कर सकते मूसा, हो गया। अच्छा जी, इंपेयरमेंट कैसे निकलती है? जब हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट 250 है, रिकवरेबल अमाउंट हमें नहीं पता, तो आप एक तरफ तो इंपेयरमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो, डन। पेपर में आपने एक काम तो ये करना है, दूसरी तरफ आपने क्या करना है? वर्किंग बनानी है। वर्किंग किसकी? रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करने की। इसमें सबसे पहली चीज़ फेयर वैल्यू लेस, तो फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल कितना है जी? 210 और -29। हाँ भाई, अगर एसेट को आज बेचूं कितने मिलेंगे? 100, और अगर चलाऊं वैल्यू इन यूज मेरे पास ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, कितना कितना कैश है? 250 है ना? नहीं 200 है सॉरी। अच्छा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 1.2। अच्छा 1.2 क्या है? 1 + 20% इज 1.2। ठीक है जी, रेज द पावर 1, 1.2 रेज द पावर 2, 1.2 रेज द पावर 3। मुझे बताओ क्या क्या आ रही? 167, फिर 0.4 मट्टी पाओ बेटा 29। अब बताएं क्या आ रही? 260। अब बताओ जी, दोनों में से हायर 265 है, ये रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा हमारा, ऐसा। अब बताएं जी, एसेट इंपेयर्ड या नहीं? जवाब आया नहीं, कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा। और अल्लाह के वास्ते ये नहीं कर देना कि इम्पेयरमेंट इनकम, ये काम नहीं कर देना। एग्जामिनर फिर बुलाएगा, बोलेगा नई चीज़ सिखा रही है, ठीक है ना। ये नहीं करना। रिवर्स आगे जाके हम देखेंगे कि अगर आपने एक दफ़ा बुक कर लिया, बाद में हालात अच्छे हो गए, फेयर वैल्यू बढ़ गई मशीन की या कैश फ्लोज बढ़ गए, तो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकती है। ठीक है जी, आगे हमने जाके देखना, अभी नहीं। पहले तो अभी ठोस गज़ा में पहला कदम हमने रखा है, तो पानी को मम बोल रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा आगे जाने दो। थोड़े दिनों में बेटा आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी तकलीफ़ का
कि यार ये क्या, ये छोटा स्टैंडर्ड है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सर अगर हम नेक्स्ट ईयर एसेट को चलाते हैं तो हमारी पॉकेट में 100 रुपये तो आएंगे ना, अब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों? वेरी गुड सर। मैं फिर उर्दू ज़ुबान में एक बात बताऊंगा कि जब नेक्स्ट ईयर आप जाओगे ना तो फेयर वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। भाई जब आप एक पॉइंट पे इम्पेयरमेंट निकालते हो ना, आप फेयर वैल्यू आज की ले रहे हो, कैश फ्लोज आप ले रहे हो सर मुस्तकबिल के, मुस्तकबिल में पता नहीं 1 रुपये की क्या वैल्यू हो, तो क्या दोनों को कंपेयर करना जायज़ होगा? टोटल अगर हम निकाल वैल्यू ऐसे निकाल लेते 200 और 100, 300 और 350, ये जायज़ बात होती? नहीं सर, गलत बात है। जिस पॉइंट पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो सारी बातें उसी पॉइंट की होंगी, आगे जाके क्या होगा वो आगे देखेंगे, आगे जाके फिर एक दफ़ा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेना। सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब कब कर सकते हैं? हर आधे घंटे बाद, मर्जी आपकी। कब कब कर सकते हैं? हर आधे घंटे बाद एक दफ़ा इम्पेयरमेंट टेस्ट कर ली, फिर जाके चेक करो, फिर जाके चेक करो, ये आपकी मर्जी। आगे जाके हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जब होती है जब आपको कोई इंडिकेटर नज़र आता है कि यार शायद हमारा एसेट इम्पेयर हो गया, चेक कर लो। ठीक है जी, हर रोज़ नहीं करते हम, हर शाम बैठ के काम नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब कुछ लग रहा होता है कि यार हमारे इस एसेट की वैल्यू गिर गई है, टूट गया है, अब इतना कैश इससे नहीं मिल पाएगा जितना सोच रहे थे। ऐसा मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, इंतकाल हो गया उनका, तो उन्होंने क्या किया था, एक ज़माने में अल्ट्रासोनिक एक टेक्नोलॉजी होती है, वो मतलब कटिंग करने की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो उन्होंने अल्ट्रासोनिक मशीन्स मंगवाई जापान से। वो क्या करती थी, जो लेस आपने देखा ना, जो अक्सर और लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, ये दुपट्टों वगैरह पे या कपड़ों वगैरह में लगता है ऐसा, तो उसकी कटिंग की मशीन थी, वो काटने की मशीन थी। तो उसमें थे कोई 10 डिज़ाइन, और मेरे भाई साहब ने कोई 4 मशीनें मंगवाई पहले जापान से, इंपोर्ट करवाई, फिर 6 और मंगवा ली और यहाँ लगा दी फैक्ट्री। 10 मशीनें वो चल रही हैं, दबा दब माशाल्लाह मंड मंड के पैसा कमाया उन्होंने। और पैसा इतना कमाया कि ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सर 1995 की। उस वक्त मेरे भाई की डेली इनकम थी 4000 रुपये, और उस वक्त 1 तोला सोना था 800 रुपये का। ठीक है जी, हाँ, डेली वो 5 तोले सोने के बराबर पैसे छाप रहे थे। ये कमाया इन्होंने 95 से आए जब 99 में, 2000 में, तो ये 2000 में एकदम से उनका पूरा धंधा ठप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई के पास जो मशीन्स थी वो थी बहुत महंगी। ठीक है जी, चाइना ने उससे 10 गुना कम कीमत में वो मशीन्स ले आई। क्या हो गया? फेयर वैल्यू गिर गई। अब मेरे भाई के पास जो मशीन है वो मार्केट में बेचने भी जाए तो अगर 1 करोड़ की मशीन में 10 लाख भी नहीं मिल रहा है। और चाइना ने कहा जी हम जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे लेस काटने के 100 डिज़ाइन होंगे। हमारे भाई की मशीन में सिर्फ 10 डिज़ाइन थे। तो अब वो लेस काटने वाला काम भी, फ्यूचर कैश फ्लो ज़ीरो हो गया, फेयर वैल्यू भी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, नीचे आ गई सर, तबाह हो गया बिजनेस। ऐसा अब सर ये इम्पेयरमेंट रिवर्स भी हो सकती है। कैसे? पाकिस्तान बैन लगा दे, चाइना से कोई चीज़ नहीं आएगी। हमने कहा वेरी गुड जी, चाइना की मशीनों में जो है फॉल्ट निकलना शुरू हो जाए, चाइना की मशीनों से कटे हुए जो है वो लेस है वो ख़राब होना शुरू हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? दोबारा आ जाएंगे, इम्पेयरमेंट रिवर्स हो जाएगी। तो याद रखना, चीज़ों में जब इंडिकेटर नज़र आता है ना कि इम्पेयरमेंट है तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब मेरे भाई ने क्या 95 में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की होगी? नहीं भाई, 4000 रुपये दिन के छाप रहा है, वो तो 5 उंगलियां घी में, वो खुद पूरा कढ़ाई में था। ठीक है ना। 96 में भी उसने मंड के पैसा कमाया, 97 में भी, 98 में भी, 99 में भी, 2000 में आके क्या हुआ? अब पहली दफ़ा उसने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब की होगी? 2000 में जाके, जब इंडिकेटर नज़र आया कि जी धंधा ख़राब हो रहा है। और पाकिस्तान में 99% लोगों का जब बिज़नेस ख़राब होता है तो पहली चीज़ जो उनके जहन में आती है वो इम्पेयरमेंट नहीं होती, वो होती किसी ने कुछ कराया है। ऐसा है, किसी ने कुछ कराया है, वो मसला हो गया। और फिर वो पहला गलत कदम उठाते हैं, किसी ढोंगी को पकड़ते हैं। वो कहता है कि वो अपनी माँ का नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कल आपको बताऊंगा कि, तो फिर वो आगे कहता है भाई आप पे तो भाई जादू हुआ, बहुत ख़राब किस्म का वो। यार दुनिया, अच्छा हम लोग पढ़ते थे, स्टडी कर रहे थे, मेरे पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं पता ना मैं सीए कर रहा हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द रहने लग गया। तो अम्मा ने कहा वो मौलाना साहब हैं, आप उनके पास चले जाएं। तो मैंने कहा मस्जिद के मौलाना साहब के पास जाऊँ? बोला नहीं, ये जो दूसरे मौलाना साहब बैठते हैं ना, इनके पास चले जाएं आप। तो मैं चला गया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आस्थाना बनाया, मैं गया उनके पास।
उन्होंने कहा जी आप पे किसी ने कुछ कराया है। आप यकीन करें मैं उसको तारीखी जवाब दिया। मैंने कहा ना मेरे पास पैसा है, ना मैं कोई इतना खूबसूरत हूँ, कौन पागल का बच्चा है जो मेरे पे कुछ करा रहा है, ये मुझे बताएं आप। उन्होंने कहा यार आपको पता नहीं है जन्नात। मैंने कहा यार इंसान जब किसी में काम का नहीं हो इंसानों के, तो जन्नात क्या मुझे अपने घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं, किसके लिए लेके जा रहे हैं? चाहे कुछ पैसा हो, कुछ हिसाब किताब हो, कुछ जेब में माल वाल हो तो समझ आए लोगों के पास हसद है, कोई इशू, ये किस चीज़ का मसला है? तो भैया जब ऐसा मामला ना दुकान ख़राब हो रही हो, काम ख़राब हो रहा, तो बाबा के पास नहीं जाना है, क्या करना है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। ऐसा तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है? जब आपको लग रहा हो कि कोई मसला हो गया। ऐसा आगे बढ़े। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सर, मैं वैल्यू न्यूज़ की करेक्ट डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से सुनना। पहले जो हमने लिखी थी आधी डेफिनेशन थी, अब पूरी डेफिनेशन लिखते हैं। एक और चीज़ भी याद रखना, जब आप तरक्की करोगे ना इंशाल्लाह, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक सर्टेन एज में जाके पैसा कमाना शुरू होंगे, कुछ ऐसे खुशनसीब होंगे जो 22-23 की एज में भी लाखों करोड़ों में चले जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उस वक्त एक कौम ऐसी उभरेगी जो आपसे शदीद नफरत करेगी, और वैसे लोग होंगे जिनको आपने देखा ही नहीं होगा कभी। तो ज़िंदगी में आपके ऐसे लोग आएंगे कि दे विल हेट यू फॉर नो रीज़न। तो मैं आपको उसका इलाज बताता हूँ। व्हेन पीपल हेट यू फॉर नो रीज़न ना, गिव देम अ रीज़न टू हेट। उनके फिर सही से बजाओ। ठीक है जी, तो नहीं मैं लाती आपको आएंगे तो फर्म में आएंगे, गालियाँ देंगे, ये करेंगे, फिर जब आपको मौका मिले ना तो आप ये 2 मिनट के लिए छोड़ दें कि रिलीजन क्या कहता है, और आप पहले उसको रज के उसको बम्बू, ठीक है जी, उसको बनाए इंसान का बच्चा। ठीक है जी, आइंदा के बाद वो आपसे फटा नहीं करेगा। ठीक है जी, ये आपको मेरी एक सलाह है। व्हेन पीपल हेट यू फॉर नो रीज़न, गिव देम अ रीज़न टू हेट। आइंदा आप गालियाँ दे रहे हो ना, आपको फील हो हाँ यार टेंशन नहीं है, मैंने किया इसके साथ ऐसा, इसका बनता है। अच्छा जी, अब वैल्यू न्यूज़ क्या है जी, गौर सुनना। एक एसेट है, मैं चलाऊंगा कितने साल? 3 साल। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, मुझे 100 रुपये मिलेंगे, 150 रुपये मिलेंगे और 200 रुपये मिलेंगे। ये मुझे कैश मिलेगा एसेट को चला के। 3 साल बाद एसेट का होगा क्या? खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खुद अल्लाह की तरफ से उठा लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसमें जान होगी ना। उसको हम जाके किसी कबाड़ी पे बेचेंगे तो क्या मिलेगा हमें उससे? स्क्रैप वैल्यू और रेजल वैल्यू कब मिलेगी? यूजफुल लाइफ के एंड पे। अज्यूम करो ये यूजफुल लाइफ के एंड पे आराम से बिक जाएगा जी 90 रुपीज़ का। अब इसका मतलब है वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एसेट। ऐसा तो आप बताएं, वैल्यू न्यूज जब निकाल रहे होगे तो 2 जगह से कैश आ रहा होगा। कैसे? एक तो इस्तेमाल करके और फिर एंड में आगे। तो आपने याद रखना है जी, वैल्यू न्यूज अगर आपने निकालना है तो यूज वाले कैश फ्लोज भी आपने लेने, और एंड पे जो पैसे आपको मिलेंगे। अब बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू न्यूज निकालूं तो मैं क्या करूंगा सर? मैं कहूंगा जी इससे मुझे कितने पैसे मिलने वाले? 100। इससे फिर मुझे मिलने वाले 150 और मुझे मिलने वाले 290। मैं इसकी क्या निकाल लूँ सर? प्रेजेंट वैल्यू। अज्यूम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 12%। ये रेट आपको पेपर में गिवन होगा। ऐसा जनाब क्या आ रहा है जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू? डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 1, डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2, डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू द पावर 3। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है ना? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड करने ये आता है ना भाई? अच्छा जी, फिर क्या आ रहा है देखें, 89। आदत हो जाएगी तुम्हारे मेरे साथ काम करते हुए, फिर मुझे डेसिमल नहीं बताया करोगे जी। फिर 119। फिर
206 बेटा जी, क्या आ रही है तीनों मिला के? 4 पक्का? अब बताएं जी वैल्यू न्यूज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज दैट द कंपनी विल रिकवर फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड देन अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ इट, ऐसा? व्हाट इज फेयर वैल्यू? मार्केट प्राइस या बिड प्राइस ऑफ द एसेट टुडे, कॉस्ट टू सेल, एसेट को बेचने में जो खर्चा आएगा आज के दिन वो कितना है? वैल्यू न्यूज इज द प्रेजेंट, आज के दिन की वैल्यू ऑफ all future cash flows that will be obtained from the use of asset, disposal of that asset, ऐसा? अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि 2 सवालों बाद मैं आपको एग्जाम का पहला सवाल दे दूंगा, ठीक है? बढ़े हम आगे? नहीं, हमारे पास कितने बजे तक क्लास है हमारी? 11:45 तक। अच्छा, तो मज़ा ही नहीं आया। अच्छा चलो मैं एक सवाल लेके जाऊँ, तुम लोग रुक जाओ। अच्छा ये PDF कहाँ मिलती है वो पता चल गया ना? वो गूगल ड्राइव में मैं डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप आराम से उठा लेना, ठीक है? होमवर्क के क्वेश्चन भी उसी पर डलते हैं, वैसे मैं ग्रुप पे भी देता हूँ, उसमें भी डाल देता हूँ, ठीक है? अच्छा ये गूगल ड्राइव का लिंक कहाँ से मिलेगा? ये ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ही आ रहा है, ठीक है जी? पक्का जी? अच्छा अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आपने करना है घर से, ठीक है? ये वैसे मैं उस पर भी डाल दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में देखना। अच्छा जी कल जो है ना मैं अपनी क्लास नहीं रखूँगा, ठीक है जी? कल जो है ना वो जो दूसरे FR2 के FR1 के टीचर हैं आकाश साहब, वो क्लास लेंगे। तो जिन्होंने उनसे क्लास लेनी है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाना कल से, और जिन्होंने मुझसे क्लास लेनी है वो मेरे साथ कनेक्ट रहना, ठीक है? तो कल मैंने सिर्फ एक दिन क्लास नहीं रखी है ताकि वो अपनी क्लास ले सकें, अदरवाइज़ फिर उनकी क्लास और मेरी क्लास ऐसे हुआ करेगी कि उनकी सुबह हुआ करेगी 9 से 10:30 और मेरी उसके बाद हुआ करेगी 10 से 10:30 से, यही जो 12 का टाइम होगा, 12:15 का। अब तो खैर रमज़ान है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद हमारी कॉस्टिंग की क्लास हुआ करेगी फ़ौरन उसके बाद। बोर्ड में देखिएगा कल कॉस्टिंग होगी, FAR1 नहीं होगी मेरी, ठीक है? FAR1 आकाश की होगी, तो जो आकाश से FAR1 पढ़ना चाह रहा है वो कल से वहाँ कनेक्ट हो जाए, ठीक है जी? अच्छा जी बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मैं इस सवाल को रीड कर रहा हूँ, बोर्ड में देखिएगा प्यारे भाई। तीसरी क्लास परसों होगी, ठीक है? कॉस्टिंग इवनिंग में रख लें। नहीं बेटा, ये कह रहा है जी सुभान लिमिटेड विशेस टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज ऑफ इट्स ओनली प्लांट एट 31 दिसंबर 2023। किस दिन पे कैलकुलेट हो रहा है? 31 दिसंबर 2000। क्या कैलकुलेट हो रहा है? वैल्यू इन यूज। उसने आपसे कहा कि मुझे इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना है? नहीं, क्या कहना है? क्या क्या कहा उसने? अच्छा, डिटेल्स ऑफ द कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट थ्रू आउट इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड द अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बात बताओ, मैं 2023 के एंड पे खड़ा हूं, एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 4 साल। एसेट 2024 में भी चलेगा, 25 में भी चलेगा, 26 में भी चलेगा और 27 में भी चलेगा। और कैश फ्लोज क्या क्या मिलेंगे? 1,25,000, 1,12,000, 1,06,000, 1,02,000। ये किस खाते में मिलेंगे? यूज करके मिलेंगे। और फिर अल्टीमेट जब डिस्पोजल करेंगे तो 56,000 उसका भी अमाउंट मिलेगा। अब बताओ वैल्यू न्यूज निकालने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू लूं पहले वाले कैश फ्लो का तो कितना होगा? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 + 12% रेज़ टू द पावर 2024 1, अल्लाह के वास्ते, ठीक है जी? ऐसा आखिरी साल का कैश फ्लो क्या लेंगे हम? ऐड कर देंगे इसको, कितना? वेरी गुड सर, 158,000 और 158,000 डिवाइडेड बाय 1 +
ऐसा ये निकाल लोगे मेरे प्यारे बच्चों, सुकून से घर पे निकाल लेना, ये एक तो कर लेना। और होमवर्क आपको मिलेगा अलग से, आज एक तगड़ा किस्म का होमवर्क होगा, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और जो होमवर्क नहीं करेगा वो इंशाल्लाह फेल होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।